तारीख 13 अप्रैल 1919, प्लेस जालियनवाला बाग, टाइम शाम के 5:30 बजे। हजारों लोग बाग में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर बाग में अचानक पहुंचता है। बाग के सभी दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और बिना किसी वार्निंग के फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जवान, बूढ़े, बच्चे, औरत सभी बेमौत मरने लगते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवार और कुआं की तरफ भागने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। 10 मिनट में फायरिंग रुक जाती है क्योंकि सोल्जर्स के सारे एम्यूनेशंस ही खत्म हो गए थे। फायरिंग के बाद जो लोगों की हालत हुई थी उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो चलिए समझते हैं जालियनवाला बाग की पूरे कहानी को। Feel so ashamed to be British. Tragedy of Jallianwala Bagh in 1919 is a shameful scar on British Indian history. वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्टिंग में जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वायलेंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। उस समय जितने भी लोग फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उन्हें इंडियन नेशनलिस्ट ग्रुप कहा जाता था। कुछ दिनों बाद इंडियन नेशनलिस्ट ग्रुप के मेंबर्स के थिंकिंग में डिफरेंस आने लगी और एंड में ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर्स शामिल थे। इनका मानना था कि हमें अपनी आजादी के लिए हिंसा अपनानी होगी। तो इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स इस समय काफी कमजोर और व्यस्त है, हमें इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स पर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन वहीं इनके बिल्कुल अपोजिट लिबरल्स यानी नरम दल, जिसमें महात्मा गांधी, गोखले, दादा भाई नारोजी जैसे लीडर्स मौजूद थे। इनका मानना था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से आजादी चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 पर इनका मानना था कि हमें ब्रिटिशर्स को साथ देना चाहिए और इससे खुश होकर ब्रिटिशर्स हमें फ्रीडम दे देंगे। क्योंकि नरम दल की रीच और इन्फ्लुएंस उस समय अधिक थी, इसलिए इंडियंस ब्रिटिश के साथ वर्ल्ड वॉर 1 में अहम भूमिका निभाते हैं। जालियनवाला बाग में जो कुछ भी हुआ उसका मेन रीजन रॉलेट एक्ट ही था, और वो कैसे ये आपको वीडियो में पता चलेगा। 1918 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है, लड़ाई के कारण ब्रिटिशर्स की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने लाखों सैनिक और $100 of बिलियन गवा दिए थे। अब ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आ रहा था कि रेवेन्यू आएगा तो आएगा कहां से, और इंडिया का सारा ट्रेड वॉर के कारण डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसी साल स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक के कारण पूरे वर्ल्ड में 50 मिलियन लोग मारे जा चुके थे। इस फ्लू के कारण केवल इंडिया में 18 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण ब्रिटिशर्स फाइनेंशियली इतने वीक हो चुके थे कि उनसे अपना देश खुद ब्रिटेन नहीं संभाला जा रहा था। ब्रिटेन इकोनॉमिकली पूरी तरह से टूट चुका था और इसलिए वो इंडिया को इतनी जल्दी छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिशर्स के लिए कैश काउ थी और ये बात ब्रिटिशर्स अच्छी तरह से जानते थे। होता यूं है कि उसी साल रॉलेट कमेटी का गठन कर सिडनी रॉलेट के प्रेजेंस में रॉलेट एक्ट पास कर दिया जाता है। इस एक्ट को पास करने के पीछे ब्रिटिशर्स के 2 मेन मोटो थे। पहला, इंडिया में जर्मन्स और बोल्शेविक्स ऑफ रशिया के इन्फ्लुएंस को कम करना, क्योंकि उस समय जर्मन्स और रशियन इंडिया को सीक्रेटली आर्म्स और एम्यूनेशन सप्लाई कर रहे थे, जिससे इंडिया अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई खुद लड़ सके। दूसरा, इस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स के पास इतनी पावर आ चुकी थी कि वो किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे और उस पर कोई भी केस चलाया जा सकता था। इस एक्ट के पास होते ही नरम दल और सभी इंडियंस पूरी तरह से आग बबूला हो चुके थे, क्योंकि नरम दल को लगा था यदि हम वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ देंगे तो ब्रिटिशर्स हमें खुशी खुशी सेल्फ गवर्नेंस दे देंगे। रॉलेट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से मोहम्मद अली जिन्ना बॉम्बे सीट से रिजाइन कर महात्मा गांधी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा पंजाब और वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रही थी। पंजाब में प्रोटेस्ट इतना इंटेंस हो गया था कि लोगों ने रेलवे लाइंस, टेलीग्राफ्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हालत ये हो चुकी थी कि मानो पूरा लाहौर सड़क पर आ गया हो। 10 अप्रैल 1919 को मिल्स इरविंग, जो अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर थे, उनके घर के सामने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल अपने पूरे ग्रुप को लेकर रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उधर पूरे देश में महात्मा गांधी सत्याग्रह मार्च स्टार्ट कर देते हैं। ब्रिटिशर्स डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर किसी सीक्रेट जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं और उसके कुछ देर बाद ब्रिटिशर्स महात्मा गांधी
को भी अरेस्ट कर लेते हैं। हालांकि कुछ ही घंटों में महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया था, लेकिन सत्यपाल और किचलू का कुछ पता नहीं चल रहा था। अपने लीडर्स को अरेस्ट होते देख लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसके कारण लोगों ने वायलेंस को और बढ़ा दिया। फिर तारीख आती है 11 अप्रैल। इस दिन एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट घटता है। मार्सेला शेरवुड, जो एक इंग्लिश मिशनरी थी, इंग्लिश मिशनरी यानी वो लोग जो दूसरे देश में जाकर क्रिश्चियनिटी के बारे में टीचिंग्स देते हैं, वो पतली कुचा किरीचन स्ट्रीट से स्कूल बंद करने जा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके 600 इंडियन बच्चे जिनकी वो केयर कर रही थी उन्हें भीड़ हानि पहुंचा सकती है। शेरवुड जब गली से गुजर रही थी तभी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। फिर वहीं के कुछ लोकल इंडियंस और स्कूल के एक पेरेंट ने उन्हें भीड़ से बचाया। भीड़ से बचाकर शेरवुड को सुरक्षित गोविंद फोर्ट लाया गया। वहां उनसे मिलने लोकल कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स ब्रिगेडियर जनरल डायर पहुंचते हैं। उन्होंने उस ब्रिटिश वुमेन से पूरी बात की। वहां से निकलते ही जनरल डायर ने ऑर्डर किया कि 19 अप्रैल से जो भी इस कुचा कुरीचन स्ट्रीट से गुजरेगा उसे पूरे स्ट्रीट को रेंगते हुए क्रॉस करना होगा। जब ये बात ब्रिटिश इंस्पेक्टर तक पहुंची तो उन्होंने जनरल डायर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। जनरल डायर आंसर करते हैं कि कुछ इंडियंस भगवान के नाम पर मंदिर में रेंगते हुए जाते हैं, इसलिए मैं बता दूं कि ब्रिटिश वुमेन किसी गॉड से कम नहीं होती। बाद में शेरवुड ने जनरल डायर को डिफेंड करते हुए कहा था कि ही इज द सेवियर ऑफ पंजाब, यानी इन्होंने पंजाब को बचाया है। उसके अगले दिन यानी 12 अप्रैल को अमृतसर के हिंदू कॉलेज जो ढब कतिकन में सिचुएटेड है, वहाँ एक मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में हंसराज जो किचलू के असिस्टेंट थे, उन्होंने अगले दिन शाम के 4:30 बजे जालियनवाला बाग में होने वाली मीटिंग का अनाउंसमेंट किया। इस मीटिंग को मोहम्मद बशीर और लाल कन्हैया लाल भाटिया ऑर्गेनाइज करने वाले थे। हंसराज मीटिंग की और डिटेल्स बताते हैं। मैसेज पास करने के बाद मीटिंग ओवर हो जाती है। फिर तारीख आती है 13 अप्रैल 1919। संडे का दिन था। लोग काफी खुश थे क्योंकि उस दिन बैसाखी फेस्टिवल था, इसलिए अमृतसर से काफी लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने बाग में पहुंचे हुए थे। लोग फेस्टिवल के साथ साथ डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की अरेस्ट के खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। सुबह 9 बजे कमांडर ऑफ अमृतसर रीजनल डायर अपने कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ पूरे शहर में 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करता है। पहला, अमृतसर में एंट्री और एग्जिट करने के लिए पास सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया। दूसरा, शाम के 8 बजे के बाद पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। 4 से अधिक लोग एक साथ नहीं बैठ सकते और ना ही कोई मीटिंग कर सकते हैं। डायर अपने स्टेटमेंट को लेकर इतना सीरियस था कि उसने इस ऑर्डर को इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और पंजाबी में अनाउंस करवाया था, लेकिन फिर भी अमृतसर के लोग डायर के बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। कुछ घंटों के बाद लोकल पुलिस स्टेशन को वर्ड ऑफ माउथ के जरिए पता चलता है कि शाम के 4:30 बजे जालियनवाला बाग में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जा रही है। इस न्यूज को ब्रिटिशर्स के डिटेक्टिव जो सिविल ड्रेस पहनकर लोगों में घुल मिल कर रहते थे, उन्होंने भी इसे कंफर्म किया। मीटिंग की न्यूज डायर को ठीक 12:40 पर बता दी गई थी। उसके बाद डायर 1:30 पर अपने बेस पहुंचता है और प्लान करता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। दोपहर होते ही हजारों इंडियंस जालियनवाला बाग में इकट्ठा हो चुके थे। उस समय बाग में मौजूद कई लोग गोल्डन टेम्पल को वर्शिप करके आ रहे थे। कुछ लोग तो जालियनवाला बाग से घर वापस भी जा रहे थे। कुल मिलाकर लोगों का आना जाना लगा हुआ था। बढ़ते भीड़ को देखकर डायर ने एरोप्लेन अरेंज करवाया ताकि लोगों का मोटा मोटी तौर पर अंदाजा लगाया जा सके। डायर ने जितने भी लोग देखे उसे लगा कि यहाँ पर 6000 के आसपास लोग मौजूद हैं, लेकिन हंटर कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10,000 से 20,000 के बीच लोग मौजूद थे। हंटर कमीशन के बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। फिलहाल अब तक किसी ने भी इस मीटिंग को रोकने की कोशिश नहीं की थी। 4:30 पर जालियनवाला बाग में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। 1 घंटे बाद ठीक 5:30 पर डायर अपने 50 ट्रूप्स के साथ जालियनवाला बाग में हाजिर हो जाता है। डायर ने इन 50 ट्रूप्स को सिलेक्टिवली खुद से सिलेक्ट किया था, क्योंकि डायर को पता था यदि मैंने लोकल ट्रूप्स को लिया तो ये मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए डायर ने 50 ऐसे ट्रूप्स को सिलेक्ट किया जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। इन्हें इंग्लिश में एथिस्ट कहा जाता है। उन 50 सोल्जर्स में से 25 सोल्जर गोरखा रेजिमेंट के और 25 सोल्जर बलोच रेजिमेंट के। डायर ने 25 गोरखा सोल्जर को अपने लेफ्ट में खड़ा किया और 25 बलोच सोल्जर्स को राइट में। सभी सोल्जर्स चौतरे पर खड़े हुए थे, जहां से सभी लोग सोल्जर्स को कम्प्लीटली विजिबल थे। जनरल डायर ने अपने साथ 2 आर्मर्ड व्हीकल भी लाए थे जिस पर मशीन गन लोडेड थी, क्योंकि बाग का दरवाजा इतना बड़ा नहीं था जिसमें 2 व्हीकल जा सकें, इसलिए दोनों व्हीकल को गेट पर ही खड़ा कर दिया गया।
जनरल डायर बिना कोई वार्निंग दिए ट्रुप्स को इंडियंस के अगेंस्ट फायर करने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर सुनते ही सोल्जर ने भीड़ की तरफ ली एनफील्ड गन से फायरिंग स्टार्ट कर दी। ओपन फायरिंग होते देख भीड़ में पूरी तरह से खलबली मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन एक भी आदमी दीवार के उस पार नहीं जा सका। कई लोग गोली से बचने के लिए बाग में मौजूद कुएं में जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। इतना सब कुछ होते देख अथॉरिटी ने फिर भी फायरिंग नहीं रोकी। ट्रुप्स अंधाधुंध गोली चलाए जा रहे थे। ये फायरिंग लगातार 10 मिनट तक चलती रही। फायरिंग 10 मिनट के बाद रुक जाती है क्योंकि सोल्जर्स के सारे एम्यूनेशन ही खत्म हो गए थे। 10 मिनट में 303 मार्क की V1 एम्यूनेशन 1650 राउंड फायर की गई थी। यदि इस आंकड़े को पर सोल्जर कैलकुलेट करे तो 33 राउंड गोली पर सोल्जर ने फायर की थी। जब पूरी तरह से फायरिंग रुकी तो बाग में डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बाग की धरती खून से लाल हो चुकी थी। इस हत्याकांड में जवान, औरत, बच्चे सबको खत्म कर दिया गया। शूटिंग के कुछ मिनटों बाद 100 से अधिक लोग दर्द के मारे रो रहे थे। 120 लाशें तो पार्क में मौजूद वेल से निकाली गईं। फायरिंग का खौफ लोगों में इतना बैठ चुका था कि जिनके रिलेटिव पार्क में मौजूद थे कई घंटों तक लोग उन्हें ढूंढने भी नहीं जा रहे थे। पार्क की हालत देखकर लग रहा था मानो यहाँ पर कई दिन से मिनी वॉर चल रही। जनरल डायर ने जब अपने पूरे ट्रुप्स के साथ जालियनवाला बाग को छोड़ा, लोग घायल हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल में लेकर भागने लगे, लेकिन हॉस्पिटल में भी इतनी सीट नहीं थी जिससे सबका इलाज हो सके। इस पूरे इंसिडेंट में कितने लोग मारे गए ये अब भी फिक्स नहीं है। अंडर कमीशन जिसे ब्रिटिशर्स ने फॉर्म किया था, उनके अकॉर्डिंग इस इंसिडेंट में 337 मेन, 41 बॉयज और एक 6 हफ्ते के बच्चे की जान गई थी। इंडियन लीडर्स के अकॉर्डिंग यह आंकड़ा और भी अधिक था। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जिसे सेवा समिति सोसाइटी का नाम दिया गया। इस कमेटी के अकॉर्डिंग इस इंसिडेंट में 1000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 1500 से अधिक लोग घायल हो चुके थे। कई एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का अब भी ये मानना था कि मौत का आंकड़ा और भी अधिक है क्योंकि उस समय बाग में 6000 से 20000 के बीच लोग मौजूद थे। आपको क्या लगता है, मरने वालों का आंकड़ा सच में अधिक था? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जालियनवाला बाग में जो कुछ भी हुआ इसकी जांच करने के लिए 14 अक्टूबर 1919 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एडविन मॉन्टेज के द्वारा अंडर कमीशन फॉर्म की जाती है। इस कमेटी में टोटल 8 मेंबर्स थे, जिसमें से 3 इंडियन और 5 ब्रिटिशर्स थे। 29 अक्टूबर को दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर से विटनेसेस को बुलवाया गया ताकि इनकी भी बात सुनी जा सके। सभी विटनेसेस की बात सुनने के बाद कमेटी डिसाइड करती है कि 14 नवंबर को डायर को आर्मी ऑफिशियल के निगरानी में कमीशन में पेश किया जाए, लेकिन डायर कमीशन के ऑर्डर को नहीं मानता है और बिना किसी सोल्जर की निगरानी में कमीशन के सामने हाजिर होता है। लॉर्ड हंटर सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं। कहते हैं, जब तुम्हें मालूम चल गया था कि बाग में हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई है तो तुमने उन्हें डिस्पोज क्यों नहीं किया? डायर कमीशन से साफ साफ कहता है, मुझे बाग में मौजूद लोगों की न्यूज 12:40 पर ही मिल चुकी थी। यदि मैं चाहता तो भीड़ को डिफरेंट टैक्टिक यूज कर डिस्पर्स कर सकता था, लेकिन ये इंडियंस फिर से उसी बाग में इकट्ठा हो जाते और इस सब से मेरी बेइज्जती होती। लोग मुझे मूर्ख समझते। इसलिए मैं शाम के 5:30 पर पूरी तैयारी करके गया था कि यदि मुझे भीड़ दिखी तो मैं ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दूंगा। मतलब आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिशर्स हमारे ही देश में आकर हम पर ही अपनी सुपीरियोरिटी दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन सर चिमनलाल पूछते हैं। चिमनलाल कहते हैं, मैं तुमसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला, यदि गेट का दरवाजा इतना बड़ा होता जिसमें 2 आर्मर्ड व्हीकल जा पाती तो क्या तुम उस व्हीकल पर लगी मशीन गन के जरिए फायर करते? डायर आंसर करता है, शायद हाँ। सर चिमनलाल अपना दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, फिर इस सिचुएशन में तो और भी लोग मारे जाते है ना? डायर आंसर करता है, हाँ। इन 2 मेंबर्स के अलावा बाकी सभी कमीशन के मेंबर्स ने काफी सॉफ्ट क्वेश्चन पूछे, मानो वो डायर के साथ खड़े हों। डायर एंड में कंक्लूजन के रूप में क्लियर कट कहता है, मैंने जालियनवाला बाग में जो कुछ भी किया इसे टेररिज्म को खत्म करने के लिए किया। इसका मतलब जालियनवाला बाग में जितने भी लोग मौजूद थे वो सब टेररिस्ट थे, है ना, इंक्लूडिंग वो 6 हफ्ते का बच्चा जिसकी जान इस हत्याकांड में गई थी। कई सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद कमेटी डिसाइड करती है कि डायर को उसके पोस्ट से हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, और होता ऐसा ही है। लेकिन सस्पेंशन लेटर के अलावा डायर को और कोई भी सजा नहीं दी गई। बाद में डायर यूके चला गया, वहां उसे काफी रिस्पेक्ट दी गई। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग डायर हीरो था। 23 जुलाई 1927 को यूके के लॉन्ग एस्टन में डायर की हेमरेज के कारण डेथ हो जाती है। डायर ने मरते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही थी, अमृतसर की हालत को देखते हुए मैंने जो कुछ भी किया, कई लोग उसे सही मानते हैं और कई लोग गलत, लेकिन मरने के बाद जब मैं गॉड के पास जाऊंगा तो मैं उनसे पूछूंगा क्या मैंने सही किया या गलत।
बट एनीवेज, डायर तो मर चुका था, लेकिन माइकल ओडायर जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया, जालियनवाला बाग हत्याकांड में डायर की मदद की, जिसने डायर को सही ठहराया और उसके सभी कांड में उसकी मदद की, वो अब भी जिंदा था। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को लाहौर के सुनाम में हुआ। उधम सिंह की फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, उनके पिता, माँ और एक 2 साल का बड़ा भाई। जब उधम सिंह 3 साल के थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ सालों के बाद जब वो अपने पिता के साथ अमृतसर एक्सप्लोर करने जा रहे थे तो वहाँ चलते चलते उनके पिता कोलैप्स हो गए। जल्दी उन्हें रामबाग हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन उनके पिताजी सरवाइव नहीं कर पाए। उधम सिंह के पिता के गुजरने के बाद उनके अंकल ने उन्हें सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज भेज दिया। वहाँ उनके बड़े भाई का नाम सद्दू से मुक्ता और उनका नाम शेर सिंह से उधम सिंह कर दिया गया। दोनों भाई अनाथ आश्रम में काफी खुश थे। फिर उधम सिंह की जिंदगी में आता है वो काला साल 1917, जब उनके बड़े भाई की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। उधम सिंह पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे, इसलिए 1918 में उधम सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। 13 अप्रैल को जालियनवाला बाग में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर उधम सिंह का खून खौल उठा। क्योंकि वो अकेले कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने 1924 में गदर पार्टी ज्वाइन कर लिया। ये वो समय था जब भगत सिंह गदर पार्टी को लीड किया करते थे। वहाँ उन्होंने भगत सिंह की कई मदद की। 1927 में भगत सिंह के ऑर्डर पर उधम सिंह 25 एसोसिएट्स आर्म्स और एम्यूनेशन लेकर इंडिया आते हैं। उसी साल ब्रिटिशर्स उधम सिंह को अनलाइसेंस गन के साथ पकड़ लेते हैं। इलीगल वेपन के साथ पकड़े जाने के कारण उन्हें 5 साल की जेल सुना दी जाती है। फिर साल आता है 1913। इसी साल उधम सिंह जेल से रिहा होने वाले थे। जेल से बाहर आते ही कई महीनों ट्रैवलिंग करने के बाद वो कश्मीर के जरिए जर्मनी पहुंचते हैं। वहां पर 3 साल बिताने के बाद फाइनली 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचते हैं। अपना एक्सपेंस चलाने के लिए उधम सिंह किसी कारपेंटर के यहाँ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी उस समय भी वो कारपेंटर का ही काम किया करते थे। उधम सिंह लगातार 6 साल तक कारपेंटर का काम करते रहते हैं। फाइनली 1940 में उधम सिंह एक रिवॉल्वर खरीदते हैं। वो एक मोटी बुक में गन को रखने के लिए स्पेस बनाते हैं और 13 मार्च 1940 को कॉर्टेक्स हॉल में सबके सामने ओ डायर की छाती में 2 गोली दाग देते हैं। शूटिंग के बाद उधम सिंह भागते नहीं हैं, वो वहीं अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। फिर तारीख आता है 1 अप्रैल 1940। इसी दिन जज के पैनल ने उधम सिंह को माइकल ओडायर का मर्डरर करार दिया। जब जज ने पूछा ओडायर को मारने का आपका मोटिवेशन क्या था, उधम सिंह की वो लाइन मैं एज इट इज आपको पढ़कर सुनाता हूँ। I did it because I had a grudge against him. He deserves it. I don't belong to society or anything. I don't care. I don't mind dying. What is use of waiting until you get old? Is Zetland dead? He ought to be. I put 2 into him. I bought the revolver from a soldier in a public house. My parent died when I was 3 or 4. Only one dead. I thought I could get more. उन्होंने आगे बहुत कुछ कहा। यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आखिरकार वो एक निराशा भरा दिन आता ही है। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी जाती है और भारत माता का एक और सुनहरा चांद शहीद हो जाता है। उधम सिंह की फांसी की न्यूज सुनकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह के एक्ट को सेंसलेस बताया, लेकिन 1962 में नेहरू ने अपने बयान को पूरी तरह से पलट दिया। उनके स्टेटमेंट को मैं रिपीट करता हूँ। आई सैल्यूट शहीद आई अजम उधम सिंह विथ रेवरेंस हु हैड किस्ड द नोज सो दैट वी मे बी फ्री। बाद में उनके रिस्पेक्ट में जालियनवाला बाग के अंदर उनकी स्टैचू भी बनवाई गई। 1961 में जब एलिजाबेथ II स्टेट विजिट के लिए आई थी तब उन्होंने उस समय जालियनवाला बाग पर कुछ भी कमेंट नहीं किया, लेकिन आखिरकार 13 अक्टूबर 1997 को एलिजाबेथ II ने जालियनवाला बाग पर कमेंट किया और ये रही उनकी एग्जैक्ट लाइंस। It is no secret that there has been some difficult episodes in our past. Jallianwala Bagh, which I shall visit tomorrow, is a distressing example. But history cannot be rewritten. However much we might something wish otherwise. It has its moment of sadness as well as gladness. We must learn from the sadness and build on the gladness. उसके अगले दिन यानी 14 अक्टूबर 1997 को क्वीन जालियनवाला बाग विजिट करती हैं और 13 सेकंड का मोमेंट ऑफ साइलेंस भी रखती हैं। कई लोगों ने क्वीन के एक्शन को एक्सेप्ट किया और कई लोग अब भी क्वीन से काफी नाराज थे। उनकी डिमांड थी कि जालियनवाला बाग में जो कुछ भी हुआ क्वीन को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल ने क्वीन को डिफेंड करते हुए कहा था कि
ये सब कुछ पहले के लोगों ने किया है, उस समय तो क्वीन बॉर्न भी नहीं हुई थी, तो इन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। फाइनली 15 अप्रैल 2019 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जालियनवाला बाग हत्याकांड के सेंचुरी कंप्लीट होने पर सिटी 6 के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया। उस दिन सिख की एक ट्रेडिशनल म्यूजिक प्ले की जाती है और मार्टियर्स के ऑनर में 1 मिनट का साइलेंस भी रखा जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।